तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से उत्तर दक्षिण की सियासत का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव से ठीक पहले डीएमके के एक और मंत्री के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ताजा विवाद डीएमके के कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम के बयान से शुरू हुआ है। चेंगलपट्टू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर भारतीय प्रवासियों के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। पनीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत के लोग यहां पर यानी कि तमिलनाडु में टेबल साफ करने आते हैं, निर्माण कार्यों में मजदूरी करते हैं, पानी पूरी बेचने आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने केवल हिंदी सीखी है, उनके अपने राज्यों में रोजगार के अवसर नहीं हैं। उन्होंने आगे तमिलनाडु के युवाओं की तुलना भी की और कहा कि यहाँ के बच्चे तो अंग्रेजी सीखते हैं और विदेशों में जाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, जबकि उत्तर भारतीय केवल हिंदी जानने के कारण छोटे काम करने को मजबूर हैं। सबसे पहले आप सुनिए ये बयान, उसके बाद हम करेंगे इसका विश्लेषण। நம்முடைய முதலமைச்சர் சொல்ல போனா இங்க அண்ணன் சுந்தர் சொன்னார், வடக்கே வாழ்கிற அண்ணா சொன்னார் வடக்கே வாழ்கிறது தெற்கே தேயுதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வடக்கே நம்முடைய ஆட்சிகள் வந்த காரணத்தால் தான், திமுக ஆட்சி வந்த காரணத்தால் தான் தெற்கே வாழ்கிறது வடக்கே தேய்கிறது. வடக்கா உள்ளவன் இங்கே டேபிள் துடைக்க வரான், இங்கே ஃபாதர்லாம் வந்திருக்காங்க. வடக்கே உள்ளவன் இங்கே இப்போ வந்து டேபிள் துடைக்க வராங்க. எதுக்கு வரான்? அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான். நம்ம நாட்டு பசங்களை எங்கே போயிட்டாங்க? வெளிநாடுக்கு போயிருக்காங்க. तो स्टालिन के मंत्री पनीरसेल्वम के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया। खासकर तमिलनाडु के इलेक्शन पॉलिटिक्स में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी और एआईडीएमके ने अब डीएमके को आड़े हाथों लिया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नोनार नागेंद्रन और दूसरे नेताओं ने इसे नफरत फैलाने वाली सियासत करार दिया है, तो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया है। बीजेपी ने मंत्री से तत्काल माफी की भी मांग की है। देखिए, उत्तर भारतीयों का अपमान करने में डीएमके के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस तरह पानी पूरी बेचने वाला हमें बताकर वो हमारा अपमान नहीं कर रहे, बल्कि हमारा स्वाभिमान जगा रहे। बिहार के लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआईटी आईआईएम में है, बिहार में नालंदा और विक्रमशिला है, बिहार तरक्की के रास्ते पर है। आज बिहार तेज़ी से बढ़ता हुआ राज्य है और बिहार का डीएमके सरकार को नकल करना चाहिए कि किस तरह बिहार में तरक्की होती है। They talk about संविधान, but in their mind they have only नफरत की दुकान, and this is their true पहचान. DMK has once again spewed venom and hatred. After Udayanidhi Stalin, who spewed venom against Hindus, A. Raja, who calls Hinduism global menace, now the targeting and hate against North Indians by a DMK minister. हालांकि स्टालिन के मंत्री पनीरसेल्वम के इस बयान का खुद तमिलनाडु में भी विरोध हो रहा है। एआईएडीएमके नेता कोवई सत्यन ने इसकी जमकर निंदा की है। Who contributes to the development and welfare of Tamil Nadu economy? Majority of the brown-collared work, it has been taken care by them. They contribute significant to the economy of Tamil Nadu. That's why we proudly say that Tamil Nadu is the second largest economy in India. And making such derogatory remarks clearly shows the mindset of DMK. और तमिलनाडु की ये सियासी तपिश बिहार तक पहुंच गई। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने भी डीएमके के मंत्री के बयान पर जोरदार हमला बोल दिया। डीएमके के मंत्री ने कहा है सर कि उत्तर भारत के जो लोग हैं वो प्लेट साफ करने के लिए और नहीं, इस तरह की विभाजनकारी बातें किसी भी राजनीतिज्ञ को शोभा नहीं देती है। देश में एकता का माहौल होना चाहिए, तो इस तरह के बयान की सख्त निंदा करते हैं। तो बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीएमके के साथ ही कांग्रेस पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया।
गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने का आरोप लगाया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं से सवाल भी पूछ लिया कि क्या वो अपने गठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही उत्तर भारत विरोधी उनके इस बयान का क्या राहुल और अखिलेश समर्थन करते हैं। सुनिए। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस, उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। अब इस पर विवाद बढ़ता देख करके डीएमके डैमेज कंट्रोल में भी जुटी। डीएमके के सांसद टीआर बालू ने सफाई दिया कि मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये स्टैंडर्ड सा जवाब होता है, पहले बयान दो और उसके बाद पीछे हट जाओ और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान बता दो। टीआर बालू ने कहा कि पार्टी का मकसद केवल तमिलनाडु की दो भाषा नीति यानी कि तमिल और अंग्रेजी के फायदे को बताना था, किसी का अपमान करना नहीं। तो ये पहली बार नहीं है कि डीएमके की तरफ से इस तरह का बयान आया हो। हिंदू देवी देवताओं और सनातन पर विवाद ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी डीएमके नेता बार बार ऐसे बयान देते रहे हैं। मैं कुछ बयान आपको याद दिलाता हूं। पानी पूरी वाला बयान तो आज आपने देखा, डीएमके के मंत्री ने किस तरह से यह बयान दिया है। उत्तर भारतीयों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो तमिलनाडु में केवल पानी पूरी बेचने और मजदूरी करने आते हैं। इसका मकसद यह दिखाना था कि हिंदी भाषी राज्यों के लोग रोजगार के मामले में तमिलनाडु से पीछे हैं। के पोनिमुडी ने अप्रैल 2025 में बयान दिया था ऐसे ही। धार्मिक पहचान, हिंदू के धार्मिक पहचान को शैव और वैष्णव तिलक को लेकर के अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद इसका भारी विरोध हुआ था और आखिरकार स्टालिन को उन्हें पार्टी पद से हटाना पड़ा था। फिर सनातन धर्म का लगातार विरोध भी होता रहता है। मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से किया था और इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी। इस बयान ने पूरे देश में धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। बात यही नहीं रुकी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी थी। कहा था कि इसे रोकना, केवल रोकना नहीं बल्कि जड़ से मिटा देना चाहिए। केंद्र में पूर्व मंत्री एक समय में बहुत ही विख्यात हुए थे, कई घोटालों के आरोप लगे थे 2G के ए राजा। डीएमके के सांसद ए राजा ने बयान भगवान राम और हिंदू धर्म के खिलाफ कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने भारत को केवल एक उपमहाद्वीप बताया और हिंदू मान्यताओं को विज्ञान के खिलाफ करार दिया। अब ये सब के अलावा हिंदू त्योहारों पर अक्सर स्टालिन की चुप्पी रहती है। दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो, हिंदू त्योहार हो, उस पर बधाई नहीं देते स्टालिन। उनका आलोचना का सामना इसके लिए उनको अक्सर करना पड़ता है, लेकिन जब इफ्तार होता है, क्रिसमस होता है, तो उसमें बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स लगातार स्टालिन की इस तरह की रही है। तो अब सवाल है कि चुनावी फायदे के लिए ऐसी राजनीति क्यों? तमिलनाडु में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे बयानों के पीछे ठोस राजनीतिक कारण होते हैं और इसको भी समझिए। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पहचान का मुद्दा पुराना रहा है। ये यहाँ की राजनीति का इमोशनल कार्ड है और इसे भुनाने के लिए डीएमके अक्सर खुद को उत्तर भारतीयों से अलग दिखाने की कोशिश करती है, ताकि इसके जरिए स्थानीय वोट बैंक को एकजुट कर सके। आज के बयान में हिंदी को मजदूरों की भाषा और अंग्रेजी तमिल को साहबों की भाषा बताकर भाषाई गौरव का फायदा उठाने की यह कोशिश है, जबकि सनातन पर हमला करके डीएमके जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश करती है। तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति को भी समझिए, इसके पीछे चुनावी फायदे का गणित होता है। डीएमके इन बयानों का इस्तेमाल एक सोची समझी रणनीति के तहत करती है। दरअसल द्रविड़ पहचान को धार देने की लगातार कोशिश होती है स्टालिन की। तमिलनाडु में हिंदी थोपे जाने का विरोध एक बहुत बड़ा इमोशनल मुद्दा है, जिसको अक्सर यहाँ की कुछ पार्टियां उठाती रहती हैं। उत्तर भारतीयों पर निशाना साधकर डीएमके स्थानीय लोगों के बीच में ये डर पैदा करने की कोशिश करती है कि बाहरी लोग उनकी भाषा और संस्कृति छीन रहे हैं। वोट बैंक का ध्रुवीकरण भी इसका एक मकसद होता है। तमिलनाडु की करीब 85 से 90% आबादी हिंदू ही है, लेकिन यहाँ की राजनीति जातिवाद बनाम ब्राह्मणवाद पर टिकी हुई है। हिंदू देवी देवताओं या सनातन पर हमला करके डीएमके
खुद को पिछड़ों और दलितों का मसीहा साबित करने की भी कोशिश करती है। ये दावा करते हुए सनातन धर्म केवल ऊंच नीच का आधार है, ये आरोप लगाते हैं। इसके अलावा एक और मकसद है स्टालिन का। बीजेपी का लगातार तमिलनाडु में प्रभाव बढ़ रहा है। बीजेपी अपनी जगह बना रही है। डीएमके बीजेपी को उत्तर भारतीय और हिंदी भाषियों की पार्टी के तौर पर पेश करती है ताकि उसे बाहरी करार दिया जा सके और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में स्टालिन का दबदबा बना रहे। लेकिन सवाल है कि ऐसी राजनीति का विरोध क्यों जरूरी है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। यह राजनीति कितनी खतरनाक है, यह भी समझिए। संविधान का अनुच्छेद 19 और 15 देश के हर नागरिक को गरिमा और देश में कहीं भी काम करने का अधिकार देता है। किसी राज्य के मंत्री द्वारा एक विशेष क्षेत्र के लोगों को टेबल साफ करने वाला बताना न केवल प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि देश के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर की नींव को भी कमजोर करता है। और इसीलिए स्टालिन या फिर ऐसे बयान देने वाली पार्टियों को इससे बाज आना चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता के लिए भी खतरनाक है।